तो बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि सोरेल भी भिलाई से और प्रिया भी भिलाई से है, और दोनों बैचमेट हैं, साथ में पढ़े हैं और आई गेट में आते थे पढ़ने के लिए, और फिर उन्होंने एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस की और दोनों आईआईटी पहुंच गए। तो एक एक करके अपना जर्नी बता सकते हैं, थोड़ा सा जर्नी हो जाए, उसके बाद फिर आप लोग डाउट जो पूछेंगे, कैसे प्रिपरेशन करते थे और क्या कमियां आती, मतलब उस समय क्या कमियां थी या क्या कमियां होती हैं प्रिपरेशन के टाइम में, या इनसे क्या चूक हुई थी, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक एक करके सभी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सोरेल, अपना जर्नी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप, कि कैसे आप सोचे कि हमें गेट करना चाहिए, और गेट में फिर कैसे आप अपना आपको मोटिवेट रखे। ठीक है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन को दे दीजिए, जिससे लोग भी मोटिवेट हो जाए कि सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। टेक्निकल फील्ड में काफी इंटरेस्ट था, लाइक C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, लाइक ये सब कंप्यूटर साइंस में मुझे काफी इंटरेस्ट था पहले से ही आ सकूं। सो उसी दौरान मुझे पता चला था कि गेट एग्जाम्स होते हैं, उससे टेक्निकल नॉलेज ही टेस्ट की जाती है। सो मैंने आई गेट ज्वाइन किया था। सो द फर्स्ट क्लास मुझे ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही लेवल की होती है, जैसा मुझे चाहिए वैसी। तो फर्स्ट क्लास मेरी डिजिटल की थी, उसमें मतलब इतने इन डेप्थ में नॉलेज मिल गई थी फर्स्ट क्लास में कि मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे गेट एग्जाम एक बार तो देना ही है। मैं जाऊँ एमटेक करने या नहीं, बट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन तो करनी है, ताकि मेरा ही टेक्नोलॉजिकल डोमेन काफी बढ़ सके। सो मैंने 4th सेमेस्टर में आई गेट ज्वाइन किया था, और 4th 5th सेमेस्टर में रेगुलरली क्लास अटेंड करती थी, पूरे अच्छे से नोट्स बनाती थी मेरे। एंड स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं वीकेंड्स के टाइम पे नोट्स रिवाइज करती थी। डेली नोट्स रिवाइज हो नहीं पाते थे, बिकॉज कॉलेज के भी कुछ असाइनमेंट्स रहते थे, या फिर थोड़ा आलस भी आ जाता था। बट जैसे जैसे 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर आता गया, मैं ये समझ गई कि कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट तो अच्छा मिलने वाला है नहीं। रियल वर्ल्ड से जो टैकल करने के लिए मुझे अपने डोमेन, अपनी नॉलेज का डोमेन चाहिए, वो मुझे कॉलेज के थ्रू तो नहीं होने वाला। सो मैंने ये समझ गई कि मुझे एमटेक करना ही है। तो 5th 6th सेमेस्टर में मैं और ज्यादा सीरियस हो गई, और लाइक डेली रिवाइज करने लगी, और जैसे सर से रेगुलरली मिलने लगी, कि गाइडेंस लेने लगी कि और क्या क्या करना चाहिए मुझे। तो सर ने बताया कि 6th सेमेस्टर जैसे ही आएगा हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे, और रेगुलरली जो भी टेस्ट है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी था। एंड जितने भी मैटर थे, वो सारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों का बेस क्लियर होना चाहिए। तो बेस क्लियर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस करना बहुत जरूरी है। सो लाइक कई बार ऐसा होता है कि जो भी बुक्स मार्केट में है वो बहुत सारी चीजें कवर करती है, बट गेट एग्जाम के लिए हमें उतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं रहती। सो थोड़ा सा मतलब जितना गेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उससे कुछ एक्स्ट्रा, उसके लिए इंटरनेट में काफी मटेरियल्स अवेलेबल है। तो मैं गीक्स फॉर गीक्स के आर्टिकल्स या फिर ऐसे कई सारे आर्टिकल्स रहते थे, वो सारा रेफर करती थी, और सर के जो नोट्स हैं मैं उससे क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करती थी। एंड देन 7th सेमेस्टर तक तो टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट हो चुका था। जितने भी टेस्ट सीरीज है सर की, आई गेट की टेस्ट सीरीज और मेड इजी की टेस्ट सीरीज में, ये दो टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करती थी। स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज पढ़ के उसका टेस्ट देती थी, एंड वही एनालाइज करती थी, एंड फिर से रिवीजन जो भी चीज मिस हो गई है वो करती थी। एंड देन फाइनली मॉक टेस्ट वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारा रेगुलरली चलता था। एंड देन गेट एग्जाम के बाद भी लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं है कि गेट एग्जाम हो गया तो बस अब रुक गए। उसके बाद से तो और भी बड़ी लड़ाई शुरू होती है कि हम लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो एल्गोरिदम्स हम लोग पढ़े हैं उसे इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। हर एक एल्गोरिदम का पूरा इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वो सब के लिए गीक्स फॉर गीक्स से कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो कैसा लग रहा है तुमको आईआईटी खड़गपुर में? मतलब तुमको जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था वो वहाँ पे पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir, definitely.
तो वहाँ की लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करो। यस सर, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे टेक्निकल फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में या फिर कोई भी एल्गोरिदम का बेस पता करने में, ये सब में मुझे काफी इंटरेस्ट आता है। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जो था उसमें हम लोगों को काफी असाइनमेंट्स मिले हैं जो डायरेक्टली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स ओनली। तो वो सब करने में पूरा टाइम चला जाता था। एंड मशीन लर्निंग और मतलब डेटा साइंस अभी बहुत ही, डेटा साइंस का जो डोमेन है वो भी बहुत बूम में है, तो उन सब के बारे में भी पूरा इम्प्लीमेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ये सब हम लोगों को एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना रहता था। ये सारी चीजें जो है वो हम बिना एमटेक किए भी कर सकते हैं, बट हम अपने एनवायरमेंट मतलब आस पड़ोस में देखेंगे कि सारे स्टूडेंट्स वो करने के पीछे पड़े हुए हैं, तो हमें अपने आप मोटिवेशन आ जाता था कि हमें ये करना ही है। प्लस असाइनमेंट्स ही ऐसे दिए जाते थे कि आप स्किप नहीं कर सकते, आपके ग्रेड्स उस पर बेस्ड है, तो क्या करना है वो तो सबको पता रहता था, बट एक्चुअल करने का मोटिवेशन जो है वो कैंपस के अंदर अपने आप आ जाता है। और मेरे कॉलेज को देखकर, काफी पुराना कॉलेज भी है, प्रोफेशनल, तो आईआईटी तो ऐसे जितने भी 7 IITs सब इक्वल है, और Yes, सभी sir. जगह प्लेसमेंट भी कॉमन ही है, और पढ़ाई सभी जगह सेम ही रहती है। तो Yes. अभी लॉकडाउन में कैसा लग रहा है? तुमको घर में रहना पड़ रहा है, अभी 2-3 महीने से तो घर में ही हो, तो मन Yes, लग रहा है sir. कि नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं होता है Yes, sir. कि आईआईटी मिस कर रहे हैं? क्योंकि आईआईटी में रहना अलग ही मजा रहता है थोड़ा सा। ये सब मिस तो करती हूँ, क्योंकि आईआईटीज में क्या है, लाइब्रेरी में हम लोग दिन भर जाके बैठ जाते थे और वहीं पे बैठे बैठे जितना भी असाइनमेंट करना है, जितनी भी पढ़ाई करनी है, सब हो जाता था। बट घर में लाइक वो एनवायरनमेंट नहीं है कि कंटिन्यूअसली बैठ सके, बट घर का कंफर्ट भी अलग है कि काफी चीजें हैं जो कैंपस में हम लोग मिस करते थे घर के बारे में, वो नहीं हो रहा है। सो इधर वे आई एम ओके। ओके, तो ये अभी एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है तुमसे, इस तुम्हारा डेली का रूटीन क्या रहता था, डेली का प्लान क्या रहता था प्रिपरेशन के टाइम में? ओके, डेली प्लान मेरा ऐसा रहता था सर, जैसे मैं बताऊं, गेट एग्जाम के 2-3 महीने। प्रिया, 1 मिनट। अब बच्चों, एक बात आपको बता दो कि प्रिया का हर एक काम बहुत ही सिस्टमेटिक होता है ना, मतलब हर एक चीज वेल प्लान रहता है, हर एक चीज वेल प्लान रहता है, जहां तक आप सोच नहीं सकते हो ना। इनको कितने बजे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा नोट्स बनाना है, हर एक चीज हमको, जहां तक मैं इसको जानता हूँ अच्छे से पर्सनली, तो इनका हर एक चीज मतलब वेल प्लान रहता है। क्यों प्रिया? ये सब कोशिश करती हूँ कि जो भी करूँ वो पहले पेपर में लिख लूं, ताकि वो मतलब याद रहे दिमाग में कि इतना तो अकम्प्लिश करना ही है। हाँ, तो कैसा रहता था तुम्हारा प्लान? मतलब जैसे ही बच्चे आपसे गाइडेंस लेना चाह रहे हैं कि डेली का रूटीन कैसे बनाए और रूटीन को कैसे फॉलो करें, प्लान तो बन फॉलो करता है। एक्चुअली 2 तरीके से हम लोग एक रूटीन बना सकते हैं, या तो आप टाइम डिवाइड कर दो या फिर आपको कितना टास्क करना है वो कर दो। मैं टास्क के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी कि एक दिन में सपोज कोई एक टॉपिक है, मतलब ऐसा था कि जितने भी सब्जेक्ट्स है गेट के वो वेल डिफाइंड टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो टॉपिक का डिवीजन करना काफी आसान होता था कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स है तो उसकी जितनी भी टॉपिक्स है वो आपको पता है कि इतनी टॉपिक्स है, आप एक टॉपिक उठाओ, उसके रिलेटेड जितना भी आपको कंफ्यूजन है कि मेरा जैसे कि आई गेट की क्लासेस अगर आपकी हो गई है तो उसके बाद कई सारी चीजें रहती है जो बबल्स में रहती है कि छूट जाती है, तो वो सारे डॉट्स को हमें कनेक्ट करना पड़ता है, ये काम घर पे होता है। तो अच्छे से सबसे पहले तो अपने जितने डॉट्स है कि एक टॉपिक दूसरी टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है, वो सेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज उन सारी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो और वो गेट ओवरफ्लो में काफी अच्छे से मिल जाता है, तो वो एक क्वेश्चन मतलब ये प्रिपरेशन एकदम बेस प्रिपरेशन बता रही हूँ। एक क्वेश्चन उठाओ, उसमें जितने भी कीवर्ड्स दिख रहे हैं या लग रहा है कि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, वो सारी टॉपिक के ऊपर पूरा रिसर्च कर डालो। इतने मतलब इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना बेस बनाओ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे आपको डायरेक्टली याद आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो एनालाइज करने का टाइम है वो आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा।
तो सबसे पहले टॉपिक का पूरा फुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सेकंड, अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर कोई भी एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो फुल फोकस पहले वो क्वेश्चन से सॉल्व करने पे लगाओ। कि मतलब 10 क्वेश्चन है, आप पूरा किसी एक में अटक गए तो उसको कुछ लिमिटेड टाइम दो, फिर पूरा वो 10 तक जब कर लोगे उसके बाद उन 10 का सोल्यूशन देखो। क्योंकि गेट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन देखे उसमें थोड़ा सा लगा कि कुछ मिसिंग है तो आप उसी के पीछे बैठ गए और उसका कॉन्सेप्ट देखने लग गए। सेकेंड स्टेप ये होगा कि आप पूरा एक सेट को सॉल्व करो, उसके बाद अपना एनालिसिस करो। ये दूसरा स्टेप। ये मतलब फर्स्ट सेट जो है वो टॉपिक समझने का, ये आपको अगर आपने आईगेट में अच्छे से ध्यान दिया है और आपके नोट्स रेडी है तो ये मैक्सिमम 3 to 4 डेज में हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है मैं बोलूंगी कि उसमें ज्यादा फोकस करो, बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देख लोगे उतना आसान होगा आपको कि कोई नया क्वेश्चन आया तो उसका डिकोड करने में, उसका डिकोड का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। सो लास्ट 3 to 4 months का अगर मैं बताऊं तो मैं यही करती थी कि और पीछे जाते हैं 6 सेमेस्टर में आते हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर में क्या किया था कि टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया था। ओके, एक टॉपिक का काफी अच्छे से मतलब मान लो सुबह सुबह मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये टॉपिक आज करूंगी, तो दोपहर तक ऑलमोस्ट वो टॉपिक का जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स है वो कवर अप हो जाते थे। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहती है उन कॉन्सेप्ट्स की जो पिछले कुछ सालों में ही इंट्रोड्यूस की गई है, या कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहते हैं जो मतलब थियोरेटिकल रहता है, उसको खुद पढ़ना रहता है, तो वो मैं सेकेंड हाफ में करती थी। ओके, एंड सपोज अगर टेस्ट देने का दिन है तो अर्ली मॉर्निंग में टेस्ट नहीं देती थी। एकदम अर्ली मॉर्निंग में उस टॉपिक को मतलब पूरा रिवाइज करती थी कि मैं क्या करती थी, जितने भी स्टिकी नोट्स जो है होते हैं मैं उनको दीवार पे चिपका देती थी। मेरी पूरी एक दीवार भर गई थी, सारे फॉर्मूलेस थे, शॉर्ट नोट्स थे, और जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो स्पेशल केसेस में आते हैं वो सारा स्टिकी नोट्स में रहता था। तो वो सारा मैं 1-2 घंटे तक पूरा अपने पूरे मतलब पलट के देखती थी। उसके बाद मैं टेस्ट देती थी अराउंड 11-12 इस टाइम के आसपास टेस्ट। उसके बाद लंच के बाद एनालाइज करती थी। सो एनालाइज करने का 3 पार्ट था मेरा, कि जो भी सही क्वेश्चन हुए वो एनालाइज करना है, मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है कि आपने ही सॉल्व किया है सो सही कॉन्सेप्ट पता ही होगा। जो गलत होते थे और जो स्किप हो गए मैं सबसे ज्यादा उनको देती थी, जो मेरे स्किप हुए हैं और जो गलत हुए हैं। तो जो स्किप हो गए क्वेश्चन वो डेफिनेटली इसीलिए स्किप हुए क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिसिंग था या कोई नया कॉन्सेप्ट आया है। सो वो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंटरनेट में और क्वेश्चंस है वो सब सर्च करो और पूरी एक मतलब प्रिंट आउट निकाल लो, या डिजिटल सॉफ्ट कॉपी में करना चाहते हो तो वो कर लो, और जो भी गलत क्वेश्चन हुए हैं उनको फिर से दोबारा एक बार अटेम्प्ट करो, फिर उसका सोल्यूशन देखो। तो ये सब करते हुए पूरा इवनिंग चला जाता था। एंड देन बस ऐसे करती थी मैं अपना रिवीजन। एंड अगर मॉक टेस्ट इन्होंने पूछा कि आपने मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट किए थे, कब से देना स्टार्ट किया और कितने मॉक टेस्ट दिए थे? मॉक टेस्ट मैंने तो कब से स्टार्ट किया, तो कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट तुमने मतलब दिए? मॉक टेस्ट मैंने अराउंड दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था, स्टार्टिंग नहीं अराउंड 10th दिसंबर से। एंड मॉक टेस्ट अप्रॉक्स मैंने मेड इजी के दिए थे 50, एंड आईगेट के जितने भी थे वो दिए थे। आई गेस आईगेट के मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आईगेट के सारे टेस्ट दिए थे, एंड मेड इजी के अप्रॉक्स 50 दिए थे। मॉक टेस्ट स्टार्टिंग जब दिसंबर में हम लोग पूरा इकट्ठा करते अपने कॉन्सेप्ट्स को, तब के टाइम पे मॉक टेस्ट काफी अच्छे रहते हैं। बट फिर जैसे जैसे जनवरी का एंड आता है हम लोग को मेन फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस में, क्योंकि जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है वो उसी से रिलेटेड आएगा। मतलब 100% तो नहीं रहेगा, बट लाइक एटलीस्ट 50% उससे रिलेटेड रहेगा। सो उसी पैटर्न को हम लोगों को समझने में अराउंड 15 to 20 डेज लग जाएंगे। सो उस टाइम पे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और एक का डाउट है कि आप डीएस को कैसे पढ़ते थे और मैथ्स और एप्टीट्यूड कैसे पढ़ते थे? ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स
आई गेट में मेरी पहली डेटा स्ट्रक्चर से पहले एल्गोरिदम हो गया था। सो एल्गोरिदम जब हुआ था तब थोड़ी सी दिक्कत आई थी, तो मैंने कॉर्मन की बुक उठाई थी, बट उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है, मतलब उस कॉर्मन में क्या है, बहुत ज्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स है, और एल्गोरिदम मैंने स्टार्टिंग में कवर कर लिया था, सो मेरा मैच नहीं किया था। सो मैंने क्या किया, जो एक और बुक है कारुमाची, उसमें बहुत अच्छे से एकदम टू द पॉइंट दिया हुआ है, और उसमें क्वेश्चन सीरीज भी बहुत अच्छे से दी हुई है। सो एल्गोरिदम की क्लास तो मुझे, हाँ, एल्गोरिदम क्लास के बाद मुझे तुरंत आके पढ़ना रहता था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा टफ पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिर एल्गोरिदम के बाद डेटा स्ट्रक्चर हुआ तो वो थोड़ा आसान हो गया था। एल्गोरिदम में मैंने और गीक्स फॉर गीक्स के जितने भी वीडियोस है वो सारे के लिए वो सारा पढ़ा मैंने, और क्वेश्चंस मैंने गेट ओवरफ्लो से किए डायरेक्ट। एंड क्लास में भी एल्गोरिदम में क्वेश्चन जो थे वो उस समय मुझे बहुत टफ लगते थे, तो मैं घर आके तुरंत उसको वापस से सॉल्व करती थी। तो बच्चों इनका तो प्रिपरेशन काफी अच्छा रहता था। और मैथ्स और रट्टी कैसे करते थे आप? सर मैथ्स सर संडे टू संडे क्लास होती थी मैथ्स की, सो उसमें मुझे बहुत मजा आता था, और सर प्रैक्टिस शीट्स जितनी देते थे मैं बस वही सॉल्व करती थी। और एक और बुक थी मेरी, शायद बहुत ही एक बुक थी, कौन सी बुक थी मैं भूल गई, बट उसके लेवल 0 के क्वेश्चन ही सॉल्व की थी मैं आखिरी के टाइम पे, और जो शीट थी सर देते थे वो सॉल्व करी थी पूरा एप्टीट्यूड। और प्रीवियस ईयर के कितने टाइम सॉल्व किए थे आप? 2000 प्रीवियस ईयर मैंने 2011। कितने टाइम? एक टाइम में सफिशिएंट है सर, एक ही टाइम किया। ओके ओके। प्रिया, तो एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछ रहा है बच्चा कि तुम कॉलेज में और एग्जाम में कैसे मेंटेन करते थे, मतलब अपना पर्सनल का एग्जाम और गेट प्रिपरेशन कैसे मैनेज करते थे? यस, 7th सेमेस्टर के एग्जाम के टाइम एक दिक्कत आई थी थोड़ी, तो उस समय मैंने क्या किया था, मतलब थोड़ा मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो जाता था कि ये भी पढ़ना है और जो मेन है उस पर भी फोकस करना है। सो मैंने क्या किया, 2 हफ्ते मैंने टोटली गेट की पढ़ाई लाइक कम कर दी थी। मैं बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करती थी, लाइक थोड़ा थोड़ा भी 1-2 घंटे ही, बाकी पूरा सेमेस्टर का पढ़ना पड़ता था। तो मैनेज हो जाता था, कॉलेज और कोचिंग और प्रैक्टिस काफी चीजें एक साथ रहती थी ना? yes, और कोडिंग भी करना रहता था, सबको कैसे मैनेज करते थे आप? सर वो बैलेंस बन गया था एक्चुअली। मेरा ऐसा था कि मैं कॉलेज में जब थी तो ज्यादा मतलब जो टाइम था 10 to 5 उस समय गेट का नहीं हो पाता था, तो मैं सोचती थी कि क्लास में ही फोकस कर लूं, बट क्लास में ऐसा होता नहीं था कि फोकस हो जाए। और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे वो लाइक लास्ट के कुछ वीक्स ही फोकस करेंगे तो हो जाते थे, लाइक जितने भी चीजें हैं वो हो जाता था सर। जब आती थी चीजें तो करना ही पड़ता था, तो वो अपने आप हो जाता था, बाकी पूरा टाइम गेट के लिए। एक डाउट यहाँ पर है कि सर आपने फर्स्ट मतलब आपका जो सिलेबस है कब तक कवर कर लिया था आपने? सर का सिलेबस मेरा अराउंड अक्टूबर फिनिश हो गया था, बिकॉज कई क्लासेस जो आखिरी में हुई थी वो मेरी पहले 4th सेमेस्टर में कवर अप हो गई थी। सो अक्टूबर तक सर का सिलेबस हो गया था। ओके। और बच्चों किसी का डाउट? तुमको ये बता दो प्रिया के डीबीएमएस को कैसे तुम, बच्चों यहाँ पे एक बात और बताता हूँ आपको कि प्रिया के बारे में, कि प्रिया ने यहाँ पे पास आउट होने के बाद डीबीएमएस की क्लासेस ली थी आईगेट के अंदर, और डीबीएमएस उन्होंने पूरा पढ़ाया था यहाँ पे। प्रिया भी आपको पूरा प्लान बता देगी कि डीबीएमएस में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, ये सब भी अभी डिस्कस कर लेगी वो, ठीक है? 3rd ईयर में आपको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, आप चिंता मत करो। 3rd ईयर में आपको गेट देना ही है और टॉप 100 में आना ही है। दिनेश कुमार यादव आ जाओगे। जिस एनर्जी से तुम लगे हो, जिस एनर्जी से तुम काम कर रहे हो, तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। यस सर। प्रिया यहाँ पे है कि प्रिया मैम प्लीज टेल अस अबाउट डीबीएमएस। तुमने यहाँ पे डीबीएमएस पढ़ाया था आई गेट के अंदर में, और Yes, बच्चे sir. लोग काफी एंजॉय किए थे। तो एक गाइडेंस, एक प्योर उनका गाइडेंस दे दो कि डीबीएमएस कैसे पढ़ना चाहिए और क्या टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस किस टॉपिक पे। ओके, सो डीबीएमएस पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मैंने कई चीजें
रिसर्च की जो मैं खुद गेट में शायद मिस कर दी थी। एंड ऐसा था कि मैं क्लास पढ़ा के आती थी और फिर खुद घर आके पढ़ती थी कि कोई भी चीज छूट ना जाए और 100% नॉलेज ट्रांसफर हो सके। सो मेन मैंने देखा कि दिक्कत आती है जो रिलेशनल कैलकुलस था वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। एंड जो सबसे मेन चीज रहती है वो ट्रांजैक्शन रहता है, कॉन्करेंसी एंड ट्रांजैक्शन। उसका कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है कि एक बार अच्छे से समझ गए ना तो वो हमेशा याद रहेगा। बट वही दिक्कत रहती है कि थोड़ा सा उसको समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। सो उसके लिए मैंने बुक रेफर की थी, जो स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है वही रेफर की थी। एंड उसके मतलब एक एक लाइन को काफी अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि उसमें मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है वो बुक को पढ़ने से। मुझे काफी मजा आया था। मतलब ट्रांजैक्शन और कॉन्करेंसी थोड़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक स्टार्टिंग में लगती है, बट एक बार उसको अच्छे से पढ़ ले तो वो काफी इजी लगती है। एंड एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करने के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए हम लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मतलब क्या कह रहा है वो एक्चुअल लैंग्वेज में वो समझना बहुत जरूरी है, वरना एक वर्ड इधर उधर हुआ तो पूरी क्वेरी हमारी गलत हो जाती है। तो एसक्यूएल क्वेरी के क्वेश्चंस काफी आते हैं गेट में। एंड वन मोर टाइप, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल भी काफी इजी टॉपिक है वो समझने के लिए, उसको एक बार करेंगे तो उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड रिलेशनल कैलकुलस में थोड़ी दिक्कत आती है तो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े थोड़े डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की वो फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज पे बेस्ड है, राइट सर? सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एक बार पढ़ने के बाद फिर हम लोग रिलेशनल कैलकुलस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ना तो उसमें काफी हेल्प मिलती है। तो क्या क्या रिसोर्स फॉलो करना चाहिए डीवीवर्स के लिए? जैसे तुमने मतलब क्या बुक्स फॉलो करते थे, किस ऑथर की बुक ज्यादा फॉलो करते थे? और तो कोचिंग का नोट्स तो था ही साथ में, मतलब एक्स्ट्रा कहाँ से यूज करते थे आप? सर एक्स्ट्रा वो एक रेड कलर की बुक आती है, मैं नाम भूल गई हूँ, वही मतलब हर जगह वही रेफर करने को बोलते हैं, उस बुक को मैंने रेफर किया था। एंड क्वेश्चंस के लिए मेड इजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब मेड इजी की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। एंड सर आपने जो मटेरियल दिए थे वो भी, और नवाथे करके बुक आती है, नवाथे। हाँ नवाथे, राइट, नवाथे थी, नाम भूल गई थी। तो बच्चों देखो, ये लोग फाइनल ईयर में रह के रैंक जनरेट किए थे, फर्स्ट टाइम में गेट को क्लियर किए थे, मतलब इनको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा था। बस एडवांटेज इनका यही था कि ये लोग ऑलरेडी भिलाई के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे एक कोचिंग पहले से एस्टेब्लिश है, तो उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। इनके पापा आए थे पहले, सबसे पहले मेरे से मिलने के लिए, और पापा बस उनका था कि मुझे गेट ही करवाना है सर। तो फिर उसके बाद फिर प्रिया आई थी। ठीक है, तो प्रिया इनको और क्या गाइडेंस और क्या किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब एग्जाम के दिन ये जाते हैं टेस्ट लिखने के लिए? जैसे तुम भी जब टेस्ट मेन तुम्हारा गेट का एग्जाम था, तो उस टाइम में माइंडसेट क्या होना चाहिए? ठीक है, और जो टेस्ट में नंबर्स कम आते हैं उससे भी घबराहट बहुत होती है, तो उस समय क्या क्या चीजें, मतलब तुम्हारे माइंड में क्या क्या आता था और कैसे उसको मतलब ओवरकम करते थे आप? और जब एग्जाम देने के गए तो वहां पे माइंडसेट में कैसा रखना चाहिए अपने को? सर तो जैसा पहला क्वेश्चन है कि जब टेस्ट देते हैं और कम मार्क्स आते हैं तो एक्सपोनेंशियल रेट से हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। ये सर मेरे साथ भी हुआ था। मोटिवेशन डाउन हर किसी का होता है, बस डिपेंड करता है कि कौन कितने जल्दी रिकवर कर पाता है। ठीक है, आज मोटिवेशन डाउन हुआ बट कल से हमें फिर से टेस्ट देना है, और मतलब पूरे फ्रेश माइंड से देना है। वो चीज जो कैच कर लिया वो काफी अच्छा आगे, मतलब और आगे इम्प्रूव हो सकता है। एंड एक्चुअल गेट एग्जाम के दिन में मैं अभी भी मुझे याद है कि मतलब हम लोग के दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि ऐसा सिनेरियो होगा, सब लोग गेट कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी लाइटिंग है, इस टाइप से मैंने इमेजिन किया था। बट जो सेंटर मिला था वहां पे पहली बात लाइटिंग बहुत कम थी, स्क्रीन के लिए बहुत छोटी स्पेस थी, चेयर अनकंफर्टेबल थी, तो ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो आज तक मैंने ये सीख ली है कि कोई भी चीज का पहले से सिनेरियो बनाना ही नहीं चाहिए। पूरी मतलब एकदम नई चीज मिलेगी, हमें उसमें तुरंत अडेप्ट होना पड़ेगा।
और मेरे बाजू में जो थी वो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट जो मेरे बाजू में बैठी थी गेट एग्जाम के टाइम पे, वो बिल्कुल फोकस नहीं कर रही थी, वो वहीं पे सो गई थी। तो वो सारी चीजों से थोड़ा माइंड मतलब नहीं चाह रहे थे, फिर भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि ऐसा तो मैंने इमेजिन नहीं किया था। तो उस टाइम पे ये सारी चीजों पे ध्यान देना है कि ये सारी चीजों पे फोकस ना जाए, सिर्फ हमारा ध्यान जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन पे जाए और सही सही सब सॉल्व करने। तो बहुत ही शांत मन से जाना पड़ता है टेस्ट देने, एंड पूरे 3 आवर्स तक हमें सेम एक्साइटमेंट, सेम एंथुजियाज्म से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार हमारा जल्दी पेपर सॉल्व हो जाता है तो हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हो तो गया, अब क्या दिक्कत है, बट नहीं, एक कंसिस्टेंसी के साथ पूरे क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि अभी भी एंड नहीं आया है, 3 आवर अभी भी है हमारे हाथ में। सो एंड कई गलतियां भी होती है कि हम लोग सोच के जाते हैं कि हम लोग ये स्ट्रैटेजी मेंटेन करेंगे, बट क्वेश्चंस ऐसे अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं कि पूरा हमारा मतलब मेंटल बैलेंस जो है वो थोड़ा बिगड़ जाता है कि हमने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ठीक है आएंगे थोड़े टफ क्वेश्चन, बट इस टाइप से आएंगे नहीं सोचा था। तो वो सारी मतलब चेंजेस को अडेप्ट जल्दी करना रहता है वो 3 आवर स्लॉट में ही। सो काफी एक्टिव रखना पड़ता है ब्रेन को। एंड तो प्रिया, आप कितने घंटे डेली, लास्ट में आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे? मतलब गेट के आसपास जब एग्जाम, मतलब 2 महीने बच गया, 3 महीने बच गया, कोचिंग वोचिंग बंद हो गई, आवर्स आप देते थे, सेल्फ स्टडी कितने, और जब आप कॉलेज में थे तो कितनी स्टडी देते थे, कितने आवर्स पढ़ते थे आप डेली? सर जैसे कुछ महीने मतलब गेट एग्जाम के कुछ महीने पहले तक मैं अराउंड 10 PM स्टार्ट करती थी एंड लंच ब्रेक लेने के लिए रुकती थी, एंड अराउंड 8 PM मेरा स्टडी सेशन रहता था। बीच बीच में मैं 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेती थी, हर 75 मिनट्स रहता था मेरा स्टडी का स्लॉट, या मिनिमम 75 मिनट्स या फिर उससे ज्यादा चला जाता था। तो मैं मतलब टाइमर नहीं सेट करती थी, बट ऐसा था कि अगर 6:30 बैठी हूँ मैं तो 7:45 तक मिनिमम मुझे पढ़ना है, उससे ज्यादा जाए तो अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा होता था कि अपने आप ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो मैं पहले टाइम देख लेती थी कि नहीं, मिनिमम तो 7:45 तक बैठना है मुझे, फिर उसके बाद अगर मुझे कहीं में भी फैटिग लगा तो मैं उठ जाती थी। सो अराउंड 10 AM to 8 PM अप्रॉक्स। एंड जब कॉलेज रहती थी तो बहुत ज्यादा थक जाते थे, सो मैं रात को मैं नहीं पढ़ सकती थी, मुझे 12 बजे नींद आना शुरू हो जाती थी, तो बस हल्का थोड़ा सा रिवाइज कर लेती थी। एंड अगर कुछ ज्यादा लोड नहीं है तो नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग क्लास के पहले रिवाइज कर लेती थी कि प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया गया है। तो एक का डाउट है यहाँ पे कि मैम सीएल सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट किया आपने और कैसे पढ़ते थे कंप्यूटर नेटवर्क को? कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके। कंप्यूटर नेटवर्क्स के सर ने क्वेश्चंस काफी अच्छे कराए हुए, सो स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट्स और ये सारा मैं क्लास के नोट से ही करती थी अगर जब पढ़ना रहता था। एंड उसका जो दूसरा पार्ट था थियोरेटिकल पार्ट, उसमें मतलब बुक्स में काफी सारी डिटेल्स दी हुई है, बट गीक्स फॉर गीक्स के आर्टिकल्स में सारी चीजें एक साथ दी हुई है। सो मैं गीक्स फॉर गीक्स के आर्टिकल्स से पढ़ लेती थी जितने भी थ्योरी के कॉन्सेप्ट है, जो जैसे कुछ थे वो जो एप्लीकेशन लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सारी की डिटेल्स गीक्स फॉर गीक्स के आर्टिकल्स में दी हुई है। उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जो थियोरेटिकल एक मार्क के आए हैं, सो मैं उससे पढ़ती थी। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सर के नोट से 100%। कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड CSA ये दोनों मैंने सर के नोट से 100% किया है। तो तुमको गेट में आई गेट में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा पढ़ के? CSA सर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यस सर, वो मतलब सबसे एक्साइटिंग सब्जेक्ट था। इतना मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में पहले डिटेल नहीं थी हमारे पास, कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो वो पूरा एक फ्रेश माइंड से पढ़ी थी। तो और सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं मतलब पूरा एंड तक एक भी क्लास मिस नहीं की थी CSA की। ओके। तो यहाँ पे एक का डाउट है तरुण का कि यहाँ पे कि मैम एग्जाम में फर्स्ट क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप? सर जो पहले सॉल्व हो गया।
ओके ओके ओके। मतलब ऐसा स्ट्रैटेजी मेरा, मैंने ये बनाया था कि पहले 2 मार्क के क्वेश्चन करूंगी, बट एग्जाम हॉल में जाते ही पूरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ब्लर हो गई थी। बट जल्दी से मैंने संभाला खुद को, और 2 मार्क के क्वेश्चन थोड़े टफ लगे तो फिर मैं 1 मार्क के में जंप की, फिर वो टफ लगे तो एप्टीट्यूड में जंप की, ऐसे जंप करते गई मैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आईगेट में बहुत फालतू लगा हो? नहीं सर, आते हैं सर क्वेश्चंस, तो एक एक मार्क से भी बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस हो जाता है, तो फालतू तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। ओके ओके। तो प्रिया, इनको क्या मतलब गाइडेंस क्या देना चाहोगे, लास्ट क्या बोलना चाहोगे आप? सर लास्ट, यस सर, क्योंकि अभी लाइक ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। 6 मंथ्स, अभी तो एक्चुअली 5 मंथ्स ही कंसिडर करो, जनवरी कैसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। उसमें पूरा मॉक टेस्ट देना है तुम्हें, एनालाइज करना है, और जरा सी कोई कॉन्सेप्ट बच गया तो वो रिवाइज करना है। सो अप्रॉक्स 5 मंथ्स है तुम्हारे पास, अभी ज्यादा नहीं सोचो, अच्छे से जितना भी है पूरा पढ़ते जाओ। सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो गया था। सुनील, नीचे देखो, यहाँ पे चैटिंग में कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं, मतलब जवाब दे सकते हो आप लोग, कोई भी दे सकता है दोनों में से। स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है प्रिया, डेटा तुम्हें क्या लगता है? स्ट्रक्चर सर, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और सी प्रोग्रामिंग? यस सर, क्योंकि यस, एंड लाइक एप्टीट्यूड एंड मैथ्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि 15 मार्क्स से भी, मतलब 15 मार्क्स काफी मायने रखते हैं। सो एप्टीट्यूड भी अगर जरा सा लगे कमजोर है, सो कीप रिवाइजिंग देम, लाइक डेली एक एक आवर कर सकते हैं। तो तुमको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा परेशान किया? परेशान, वेल सर, ऐसे तो सारे सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने में कुछ को ज्यादा टाइम लगा, कुछ को कम लगा, बट लास्ट मोमेंट तक ऐसा था कि सब समझ आ ही गया था, कवर अप हो ही गया था। बट टीओसी का जो प्रॉपर्टीज रहती है उसमें मुझे, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस और अनडिसाइडेबिलिटी, सो उसमें वो कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। ओके। गेट ओवरफ्लो प्रीवियस ईयर, एनफ है भाई, बहुत है, गेट ओवरफ्लो करो, सही है। कॉलेज में प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंस, इनका देखिए कुछ डाउट है, आप लोग के कॉलेज प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस कैसा रहा ड्यूरिंग आईआईटी एडमिशन इन आईआईटी? जो आप कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका कितना इम्पोर्टेंस रहा आईआईटी के एडमिशन में? सर लाइक एडमिशन के लिए, इंटरव्यूज वगैरह के लिए, हाँ, बेसिकली इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स ही टेस्ट किए जाते हैं। बट अगर आपके पास एक सॉलिड प्रोजेक्ट है तो आप, और उसका कॉन्सेप्ट आपको 100% पता है, लाइक अगर आपने मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट किया और आपको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से पता है, देन यू कैन मेंशन दैट इन द इंटरव्यू, तो आपको फिर उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है प्रोजेक्ट में, तो काफी हेल्प कर सकता है। एक डाउट यहाँ पे आ रहा है बार बार कि आप रिवीजन कैसे करते थे, रिवीजन कैसे डिसाइड करते थे कब कब करना है? रिवीजन सर डिसाइड तो नहीं करते थे, जब जब लगता था कि थोड़ा मोटिवेशन लूज हो रहा है या ऐसा लगता था कि कॉन्सेप्ट्स मिस हो रहे हैं, तो आईगेट की कॉपी, क्लास वर्क कॉपी उठाते थे, और मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क्स जो सब्जेक्ट है उसमें बार बार रिवीजन करने की जरूरत रहती थी, तो ऐसा था कि हर थोड़ी थोड़े दिन में उसकी कॉन्सेप्ट रिवाइज करते थे। या फिर जैसे कई लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि कई टेस्ट सीरीज में हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिले जो थोड़ा अलग लगे, या ऐसा लगे कि पहले छूट गया था और अब हमें ध्यान देना है उसमें, तो शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लो, या मैं क्या करती थी, दीवार पे स्टिकी नोट्स बना देती थी, तो उसी को फिर घूमते फिरते वो दिख जाता था। सो ऐसा रिवीजन चलता रहता था। एक डाउट यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा कहाँ से सॉल्व किए थे? प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा मेन फोकस मैंने गेट के टाइम पे जो सर ने शीट्स दी थी उसमें किया था, एंड लीनियर अलजेब्रा के लिए वही शीट से ही सॉल्व किया, और प्रीवियस ईयर के जितने भी मतलब वो बुक आती है ना मेड इजी की, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स की एक अलग से बुक आती है, उस प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, तो उससे किया था। बट लाइक
गेट एग्जाम के बाद प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा बहुत ही ज्यादा अभी यूज में आ रहा है, सो उसके लिए फिर अलग बुक्स मेन मतलब स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर रहे हैं। बट गेट एग्जाम, यस सर, बट गेट एग्जाम के लिए आप वो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर डिपार्टमेंट का, वो मेट इजी की बुक में आता है, तो दैट वुड बी इनफ। ओके, तो यहाँ पे है कि एक डाउट और है कि प्रीवियस ईयर कितने ईयर तक का सॉल्व करना चाहिए? सर मैंने 2011 तक किया था, क्योंकि ऐसा था कि उस समय आईआईटी मद्रास बनाई थी और लास्ट टाइम वो 2011 में बनाई थी या 13 में बनाई थी ऐसा, तो मैंने वो लॉजिक लगा के 2011 तक किया। प्लस जैसे जैसे हम बहुत साल पीछे जाता है हम देखेंगे कि सिलेबस काफी बदल गया है, तो ज्यादा पीछे जाने से भी फायदा नहीं है, इसलिए मैंने 2011 मैक्सिमम जितना सॉल्व कर लीजिए आप लोग उतना अच्छा है। एक का डाउट है कि थर्ड ईयर में हमें गेट का एग्जाम देना है कॉलेज और कोचिंग के साथ, तो कितना आवर हमें डेली देना पड़ेगा? क्योंकि अभी साल को मैं थर्ड ईयर में भी आप गेट लेता हूँ, टाइम में नहीं था, अभी 6 सेमेस्टर में बच्चे जाएंगे वो भी गेट लिख सकते हैं, तो कितने आवर्स उनको देना पड़ेगा इनका बोलना है कॉलेज के साथ में। तो अभी तो अच्छा टाइम है, लॉकडाउन है, कॉलेज जा नहीं रहे, पढ़ाई करो डेली, कम से कम 8 घंटे निकालो आप लोग, 8 से 9 घंटे निकालने पड़ेंगे, इससे बात बनेगी नहीं। क्या बोलते हो आप? यस सर, वो डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल कितने जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकता है और सारे कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा कॉम्पैक्ट वे में पढ़ सकते हो और मतलब काफी अच्छे लेवल तक आ सकते हो, देन डेफिनेटली गो थर्ड ईयर में दे दो। एक डाउट यहाँ पर विकास का है, नीचे देखना आप चैटिंग में एक है विकास लास्ट में। अच्छे से सबसे पहला तो सर के नोट्स, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि कुछ मतलब किसी टॉपिक के ऊपर आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए, फिर इंटरनेट में काफी मटेरियल्स अवेलेबल है उसके ऊपर, एंड कोशिश करना कि तुम आर्टिकल्स ज्यादा पढ़ो, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज एक बार आप समझ चुके हो वो कॉन्सेप्ट को, आपको बस रिवाइज करना है और जो छोटी छोटी टॉपिक्स मिस हुई है वो देखना है। सो इंटरनेट में कोई आर्टिकल मिले अच्छा वो पढ़ लेना, एंड आई गेट का टेस्ट देने से पहले मैं मेड इजी के जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे वो दे देती थी, और उसी को एनालाइज करके बाकी का जो कॉन्सेप्ट बचा है वो रिवाइज कर लेती थी, फिर आई गेट का टेस्ट देती थी। नेक्स्ट एक डाउट और है अंकित तलरेजा का, देखिए मैं नया स्टूडेंट लेके आऊंगा आपके बीच में जो 6 सेमेस्टर में दे चुका है, तो वो ज्यादा क्लियर करेगा, क्योंकि ये लोग तो 6 सेमेस्टर में दिए नहीं थे एग्जाम, ये लोग फाइनल ईयर में दिए थे, तो तुम्हारे इस डाउट को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। और मेरा प्लान है जो 6 सेमेस्टर में गेट लिखा और अच्छी रैंक लाया है टॉप 100 में, उनको भी लाने का प्लान है, तो उनसे आप लोगों से मिलाऊंगा मैं, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, प्रेरणा का देखना डाउट, प्रेरणा ने पूछा एक डाउट यहाँ पे। प्रिया ओके, कैसे अपने इंटरव्यू के लिए फोकस, हाँ जैसे मैंने बोला कि लाइक मेन फोकस हमें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट नहीं करना है, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, एंड अगर पहले से कोडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है तो वो काफी अच्छा टाइम रहता है कि आप गीक्स फॉर गीक्स में जाके पूरा कोडिंग की प्रैक्टिस करो। सो और क्या नाम था, प्रेशर, प्रेशर तो नहीं रहता है एक्चुअली, मैंने एक भी इंटरव्यू में बैठी नहीं हूँ, सो प्रेशर के बारे में मैं नहीं बता सकती, बट इंटरव्यू होता भी नहीं है अभी, आप इंटरव्यू सिर्फ कुछ ही जगह पे होता है, मैक्सिमम जगह पे डायरेक्ट ठीक है। इंटरव्यू सिर्फ होता है कहाँ पर, दिल्ली में, और कानपुर, इंटरव्यू तक कानपुर में भी नहीं होता है, वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है, तो मैक्सिमम जगह पे डायरेक्ट हो जाता है। हाँ, मैंने कानपुर का कोडिंग टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरा एक टेस्ट केस पास नहीं हो रहा था 3 क्वेश्चंस में, बाकी दोनों के टेस्ट केस पास हो गए थे, तो उसमें लाइक लास्ट जस्ट मतलब एक वेटिंग लिस्ट में आके रुक गया था।
just because of one test case. ठीक है, नेक्स्ट एक का डाउट है कि लाइफ इन आईआईटी खड़गपुर। लाइफ एट आईआईटी खड़गपुर एक सच में मतलब काफी अच्छी लाइफ होती है, एंड ऐसा रहता है कि एक फ्रीडम मिल जाता है कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। उसमें ऐसा भी रहता है, लाइब्रेरी आपको अगर जाना है सुबह 8 बजे से खुल जाती थी रात के 12 बजे तक, प्लस हमारे डिपार्टमेंट में लैब जो रहती थी वो रात के 2 बजे तक खुली रहती थी। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स जो खड़गपुर में, हम ऐसे ही करते हैं कि सुबह सुबह रेडी होके लैब चले जाते हैं। तो वहां पे लैब में ऐसा है कि बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि शांत रहना है, पूरा मतलब ग्रुप स्टडी हो जाती है वहां, और मस्ती भी हो जाती है जैसे स्वरल बोली थी। सो और मतलब वहाँ मतलब वीकेंड्स के टाइम पे हम लोग ऐसे ही करते थे, एंड क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 1 बजे तक खत्म हो जाती थी। फिर उसके बाद कहीं हम लोग घूमने चले गए, या फिर कैंपस के बाहर अगर कहीं जाना है तो वो प्लान बन गए, एंड बहुत ही रैंडम प्लान्स बनते थे। एंड ऐसा रहता था कि वहाँ प्लान्स बना के घूमने में गिल्ट भी नहीं लगता था, पूरा असाइनमेंट खत्म मतलब ऐसा था होता है कि हम लोग ग्रुप बना के पूरा असाइनमेंट कर लेते हैं कि कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल क्रिएट करना है तो वो मतलब ऐसा रहता था कई नई चीजें हैं। सो हम लोग पूरा ग्रुप में सब एक दूसरे की हेल्प करके असाइनमेंट्स अच्छे से सबमिट कर देते थे, एंड लाइक हमारे पास पूरा इवनिंग रहता था एंजॉय करने का। एंड वहाँ पे कई चीजें ऑर्गेनाइज भी होती थी कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, या फिर आर्ट्स एंड लिटरेचर का कुछ इवेंट हो रहा है, या स्टैंड अप कॉमेडी हो रहा है। ये हर वीकेंड में कुछ ना कुछ होते रहता है आईआईटी में। सो उससे हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, प्लस पढ़ाई भी पूरी होती है लैब, कंप्यूटर लैब में। एंड खड़गपुर की ये स्पेशलिटी भी है कि कैंपस के अंदर में ही एक मूवी थिएटर है जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। सो जितनी भी लेटेस्ट मूवीज है वो सारी रिलीज होती थी उसमें, एंड वो वीकेंड्स में हम लोग चले जाते थे कैंपस के अंदर ही। सो लाइक काफी अच्छे से एंजॉय किए ये कैंपस लाइफ, बहुत ही मतलब। और मतलब ऐसा है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रात के 2 बजे भी आप जा रहे हो बाहर तो बहुत ही मतलब चहल पहल रहती थी। आप रात में देख रहे हो कि सड़क के बाजू में बैठ के बच्चे लैपटॉप में काम कर रहे हैं या कुछ भी हैंग आउट कर रहे हैं। सो काफी चिल लाइफ है। एक का डाउट है कि आप लास्ट 15 डेज क्या किए, गेट्स के एग्जाम से जस्ट 15 डे पहले क्या करते थे? लास्ट 15 डेज तो ऐसा होता था, या तो आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते थे किसी मोमेंट में, या फिर बहुत ज्यादा चिल हो जाते थे। तो हाइपर होती थी तो मैं फ्रेंड से बात कर लेती थी, या सर से बात कर लेती थी, स्वरिल से, सोमेश से, ये सब से बात कर लेती थी। तो काफी मतलब चिल रहना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा है कि आखिरी 15 दिन में ज्यादा प्रेशर मत लो पढ़ने का कि ये रिविजन तो नहीं छूट गया, ये तो नहीं छूट गया। उसमें बहुत ही काम डाउन होना जरूरी है कि आप मतलब अपने आप को ये तसल्ली दिखा दो कि आपने 2 साल बहुत अच्छी मेहनत की है। अगर आपने करी अच्छी मेहनत तो आपको आखिरी मोमेंट में डरने की जरूरत नहीं है। तो उस समय एकदम शांत हो जाओ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। एक का डाउट है कि आपने सी प्रोग्रामिंग गेट ओवरफ्लो के अलावा कहाँ से किया था? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उसके अलावा सीख लिया और कुछ एफर्ट दिया था आपने? सी प्रोग्रामिंग के लिए तो नहीं दिया था, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के लिए दिया था। उसके लिए जहां से क्वेश्चन मिल जाते थे मैं सॉल्व की, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चंस कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते थे, उसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता था। एंड सी प्रोग्रामिंग भी उसमें कुछ कुछ कवर हो जाती थी। मैंने सर के नोट से ही ज्यादा किया, कुछ कुछ चीजें जो है वो जनरली नहीं पता रहती है, वो सर के नोट्स में मिल जाती है। तो नोट्स में टाइम टू टाइम रिवाइज करती थी सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो एक का डाउट है, अभी लास्ट में उन्होंने बताया कि लास्ट 5 मंथ, इन्होंने बता ही दिया लास्ट 5 मंथ कैसे करना है आपको। एक ही डाउट सभी लोग पूछते रहते हो। हाँ, लास्ट 5 मंथ उसने पहले ही आपने डिस्कस तो कर ही दिया, लास्ट 5 मंथ कैसे रहना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना जरूरी है क्या? शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, बट कुछ ऐसी चीजें रहती है कि एक कॉन्सेप्ट है बस, उसका आपको पता है कि अरे हाँ ये क्वेश्चन जो है वो मुझे ऐसे सॉल्व करना है, बट उसका फॉर्मूला क्या था, अगर आपको वो अच्छे से याद रह सके तो अच्छी बात है। बट अगर आपको बार बार उसे रिवाइज करना है तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, उसमें मतलब एक जगह पे आपको मिल जाएगा वो सारी चीजें। जैसे कंप्लीट ग्राफ का एक क्वेश्चन रहता था कि फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट
मैचिंग ऐसा कोई एक क्वेश्चन है, उसका जो फॉर्मूला है वो मतलब मुझे याद है कि उसका कुछ अलग फॉर्मूला है, बट अभी मैं फिर भूल गई वो फॉर्मूला क्या था। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए शॉर्ट नोट जरूरी हो जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनका पूछना है कि बुक्स के कंटेंट कैसे रिवाइज करते थे, मतलब कोई उसके लिए कंटेंट आपने आपको पढ़ा है? हाँ, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब बेसिकली मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बुक्स पढ़ी, एल्गोरिदम्स के लिए बुक्स पढ़ी, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए पढ़ी, और डीबीएमएस के लिए पढ़ी। तो ये सब पढ़ के मैंने नोट्स भी बनाए पूरे। तो क्लास वर्क कॉपी रिवाइज कर लेती थी, मतलब नोट्स मैं जब भी बनाती थी ये सोच के बनाती थी कि मैं अगली बार अब बुक नहीं देखूंगी, मुझे वो नोट्स में पता चलना चाहिए सारी चीज। सो मैं नोट्स से ही पढ़ती थी। एक का डाउट है कि इस सब्जेक्ट कितना टाइम देना चाहिए? ये डिपेंड नहीं करता है कि हर एक सब्जेक्ट को आप इक्वली डिवाइड करो। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि थोड़ा कमजोर पड़ रहा है मेरा, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो। मतलब टाइम तब तक दो जब तक आपका वो 100% ना प्रिपेयर हो जाए, और वो लाइक एक अंदर से इंस्टिंक्ट आ ही जाता है कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है, तो तब तक दो। और लाइक ऐसा भी होता है कि कई बार हम पढ़ते जाते एक थ्रेशोल्ड नहीं, मतलब डेड एंड तक नहीं पहुंच पाते। जैसे सीएसए के काफी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उसमें डेड एंड नहीं है। उसमें आप ऐसा डिसाइड करो कि एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए, फिर उसके बाद आप टेस्ट दो, फिर उस टेस्ट से डिसाइड करो कि आपको फिर से वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है कि नहीं। आप एक बार टेस्ट दे दिए तो थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको रिवाइज करो। बट लाइक एकदम लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा एक दिन दे दो उसको समझने को। कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं। सही बात है, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा रहेगा। यस। एक का डाउट है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन रहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वो कभी कभी नहीं बनते हैं, तो उसको भी कैसे हैंडल करते थे? उस कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन सर आई गेस बहुत ही अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है, पूरे पांचों मेथड को एक्सप्लेन किए। सो अगर क्वेश्चन नहीं बन, उससे ज्यादा नहीं सर, अगर नहीं बन रहा क्वेश्चन तो वो सर के मेथड्स एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। करना ही पड़ेगा वो आपको। हाँ, तो उसको रिवाइज करो, और तुम्हारा जहाँ पे बेसिक हिला हुआ है उसको सही करो। बेसिक सही करोगे तभी अच्छा रहेगा। एक्चुअली डाउट वहाँ एक का डाउट यहाँ पर ये है कि मैम, डिड वी हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न एमएल डेटा साइंस एआई इन आईआईटीज? यस डेफिनेटली। आईआईटीज में आप इलेक्टिव्स चूज करते हो, अगर आपको डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो आप सारे के सारे इलेक्टिव्स डेटा साइंस के चूज कर लो। मैंने वैसे ही किया था। या फिर अगर आप मतलब और अपना डोमेन को ओपन रखना है तो बाकी मतलब वो सिलेक्ट करने का काफी टाइम मिलेगा आपको, पूरा 2 हफ्ता मिलता है। आप पूरी क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में ध्यान देना है। डेटा साइंस मतलब मिलता है पूरा। यस। ओके ओके, तो बच्चों मैक्सिमम आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया है। एक का है कि इनका डाउट कि which topic and subject we should take care, special care? स्पेशल केयर माने कि गलती होने के चांसेस किसमें रहते हैं, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप खुद फाइंड आउट करिए कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके हिसाब से मतलब इसको स्पेसिफिक आंसर क्या देगा आदमी सब में, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है, खुद ही टाइम निकालना है आप लोगों को। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली मानो, फिर उसके बाद देखो कि आपको किसमें ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, उसमें ज्यादा फोकस करो और फिर उसको भी लेवल पे लाओ। ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्टी लगे। गेट में तो सारी जगह से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सभी इक्वल मान के चलो। और गेट के सारे टॉपिक बोलो मतलब गेट के सारे टॉपिक्स ऐसे है कि आप लेवल पे ला सकते हो। उसके कॉन्सेप्ट मतलब मटेरियल इतना ज्यादा अवेलेबल है नेट में, आप हर सब्जेक्ट में मास्टरी कर सकते हो, मतलब गेट लेवल तक। सो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो स्पेशल डिफिकल्ट है। चलो, बहुत अच्छा लगा प्रिया तुमसे मिलके कि तुम आई, सबको गाइड किए। और यहाँ पे एक डाउट और आया है अभी कि प्रोग्रामिंग भी अच्छे से नहीं आती है आफ्टर गेट एंड बिफोर एडमिशन, प्रोग्रामिंग को अच्छे से किया जा सकता है क्या? मतलब किसी बच्चे ने तो किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं किया है बिफोर गेट,
आफ्टर गेट उसको क्या डिफिकल्टी होगी, क्या हम लोग उसके बाद प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। मतलब कई सारी साइट्स ऐसे हैं जो स्क्रैच से प्रोग्रामिंग सिखाती है। सो सर्च फॉर दोज साइट्स और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। मतलब बहुत कोई भी साइट ले लो जिसमें जिसके इंटरफेस से तुम कंफर्टेबल हो, वहां जाओ, स्क्रैच से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। दे यू विल रीच टू अ लेवल। क्या प्रिया ऐसा है कि गेट पढ़ने से कोडिंग हमारी बिल्कुल वीक हो जाती है? नहीं सर, कोडिंग तो और स्ट्रांग होगी, क्योंकि कोडिंग में क्या है, आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच आना चाहिए। एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो, बट जो अप्रोच रहता है वो गेट के क्वेश्चन से ही आता है। जो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्गोरिदम से। आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी या कोई और सब्जेक्ट का, उसको आप एकदम अच्छे से कोड करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब बस अप्रोच आना चाहिए एंड लैंग्वेज आनी चाहिए। एक्चुअली भिलाई में क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं कि लैंग्वेज कोडिंग का मतलब क्या है। इनको पता चलता है कि कोडिंग का मतलब सी पढ़ लो, सी प्लस प्लस पढ़ लो, पीएचपी पढ़ लो, जावा पढ़ लो, यही लैंग्वेज, यही कोडिंग। तो गधे लोगों को क्या बताएंगे अब? भाई आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आईआईटी में आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी लैब है, तुम लोग लैब करते होगे? हर सब्जेक्ट में लैब है, हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट होता होगा तुम लोगों का भी, और यहाँ तो है ही नहीं। तो वो तो आपको मतलब ये मिस अंडरस्टैंडिंग है कि हम गेट पढ़ेंगे तो हमारा प्रोग्रामिंग खराब हो जाएगा। उल्टा आपकी प्रोग्रामिंग और अच्छी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, बेनिफिट होगा आपको। कोई पीएचपी सीख के प्रोग्रामिंग नहीं करता है ना, पीएचपी कोई मतलब नहीं, आउटडेटेड है। वो तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं ना, तो तुमको सिर्फ बहकावे में लाते हैं और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सी कॉपी करो यार, सी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है सी में। इनफैक्ट मैं आज भी सी प्लस प्लस में ही कॉम्पिटेटिव कोडिंग और अपने सारे कोड्स करती हूँ। सी प्लस प्लस में हम मशीन लर्निंग के कोड्स भी कर सकते हैं, बट लाइक पाइथन में आसान हो जाता है, इसीलिए उसको यूज किया जाता है। बट लैंग्वेज ज्यादा लैंग्वेज का डोमेन बढ़ाने से उतना फायदा नहीं है। एक लैंग्वेज में स्टिक करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करो। तो प्रिया जैसे तुम कॉलेज के टाइम में पीएचपी वगैरह भी किए होगी ना, पीएचपी जावा ये सब किए थे क्या उस टाइम में? यस सर, सिलेबस में था जावा, सो जावा का 6 मंथ्स हुआ था कोर्स। और पीएचपी भी किए थे? यस सर, पीएचपी पे एक प्रोजेक्ट था। अच्छा, अभी आईआईटी पहुंचने के बाद कितना लग रहा है कौन सी लैंग्वेज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सर अब तो सबसे पता चल रहा इम्पोर्टेंट, ना। यस सर, सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज दो है। मतलब मैं मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो पाइथन आनी जरूरी है। एंड दूसरा, अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग मतलब कोई भी कोडिंग कर रही हूँ, तो मैं सी प्लस प्लस यूज करती हूँ, बिकॉज सी प्लस प्लस का जो एसटीएल पैकेज है, टेम्पलेट है, वो मोर देन इनफ है। उसमें सारी फंक्शनैलिटीज है जो पाइथन प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स रहते हैं, बट मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं सी प्लस प्लस में करती हूँ। एंड पाइथन सिर्फ मॉडल मेकिंग में। एक गाइडेंस दे दो यहाँ पे कि कोडिंग कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए। कोडिंग, सर कोडिंग के लिए सबसे मतलब बेस, अगर कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए इंटरनेट में 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, वो देख लो। या फिर और अगर कोडिंग करना है तो जैसे मैं बोली कि अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो गीक्स फॉर गीक्स काफी अच्छी साइट है उस, या फिर हैकर रैंक है। हैकर रैंक में आपको टॉपिक वाइज ही मिल जाएगा कि आपको पहले ये सॉल्व करना है, और उसमें मतलब लैंग्वेज सीखने का भी आएगा। सी प्लस प्लस अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले फॉर लूप सिखाएगा, फिर उसके बाद नहीं पहले इफ सिखाएगा, फिर फॉर लूप सिखाएगा, फिर फंक्शन सिखाएगा। तो ये सारा मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लैंग्वेज सीख गए। फिर अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो हैकर रैंक में कंटिन्यू कर लो, उसमें भी पूरे क्वेश्चंस है। या गीक्स फॉर गीक्स में चले जाओ। गीक्स फॉर गीक्स में क्या है, टॉप मतलब बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पूरे क्वेश्चंस है। कि अगर आपको एल्गोरिदम में कोडिंग करनी है तो ग्राफ के अलग क्वेश्चंस, ग्रीडी अप्रोच के अलग क्वेश्चंस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अलग क्वेश्चंस, और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कोडिंग करनी है तो एरेज के क्वेश्चंस, क्लासेस, मतलब अलग अलग सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो कोडिंग के लिए गीक्स फॉर गीक्स एंड हैकर रैंक, ये दोनों से कर लो। और अगर लैंग्वेज, कितना फायदा मिलता है गेट पढ़ने से, कितना फायदा मिलता है कि हम कोडिंग में कितना कंफर्टेबल हो जाते हैं? सर गेट जैसे से, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सब तो कवर yes, करते ही हैं। ऑपरेटिंग yes, सिस्टम भी हो गया, इसमें आ ही जाता है। तो कितना हेल्प होता होगा यहाँ पर तुम लोगों को, जैसे तुम लोग कोडिंग करते हो तो क्या हेल्प मिलता है कुछ पार्ट यहाँ yes, पे?
सर मतलब बहुत पूरी हेल्प गेट्स के सिलेबस से ही मिलती है। जितने भी गेट के सिलेबस में है वो सभी को इम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हैं हम लोग। कि मान लो अगर डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मान लो आपको ट्री बनाना है, ट्री में आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि फाइंड द लीफ नोड्स। सो ये सारी चीजें जो है वो गेट अगर नहीं दिए हो तो मतलब ये सारी चीजें फिर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो गेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मतलब उसको पढ़ने के बाद ही कोडिंग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर फायदा मिला आप लोगों को, आज के सेशन से काफी बेनिफिट हुआ। तो अल्टीमेटली आप लोग करते रहो धीरे धीरे। ठीक है, गिग से भी कर सकते हैं, गेट ओवरफ्लो को फॉलो करो, स्टैंडर्ड मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि कितना फायदा हुआ वो डिपेंड करता है कि आप कितना कर पा रहे हो, आप कितना समझ पा रहे हो, कितना आप टाइम दे पा रहे हो। आप जाके सिर्फ देख के वापस आ जा रहे हो तो फायदा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आपको कंसिस्टेंट लगना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअस लगना पड़ेगा और आपको एनालिसिस करना पड़ेगा हर एक चीज में। सिर्फ आप देख के बाहर आ जाते हो तो फिर तो मुश्किल है, तब तो कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज ये पे सेशन खत्म करते हैं। प्रिया बहुत बहुत थैंक यू, तुम आए, सबको गाइड किए, सब थैंक यू। मोटिवेट हुए। ठीक है, फिर हम आपस आगे फिर से आपको कॉल करेंगे। ठीक है, Yes, जब sir. जरूरत होगी। ठीक है, आपको भी एंजॉय किए होगे, आपको भी अच्छा लगा होगा आज बहुत दिनों बाद Sure, sir. लोगों से मिले, इतने सारे लोगों से ऑनलाइन। पहले हम लोग ऑफलाइन इंटरेक्शन करते थे, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है तो ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, Yes. चलो थैंक यू, बाय बाय।